ठीक है। और थोड़ा सा पावर कंट्रोल डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैं तुमको दो इशू डिस्कस करूंगा, एक तो तुम्हारा डिस्कस होगा थ्रूपुट का इशू, और एक डिस्कस करेंगे रेडियो लिंक फेलियर का। ठीक है, ठीक है तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्रूपुट एनालिसिस। सर, एक क्वेश्चन है, ये क्यू हिस्टेरिसिस और ऑफसेट में मतलब डिफरेंस क्या है, या सिर्फ नाम ही चेंज है इनका, एक नेबर के केस में और एक अपने उसमें सर्विंग सेल के केस में? हाँ, एक तरह से यही बोल सकते हो, नेम चेंज है बस। जो हिस्टेरिसिस है वो अपन उसके केस में यूज करते हैं सर्विंग सेल की प्रायोरिटी डिफाइन करने के लिए, ऑफसेट अपन उसके लिए यूज करते हैं नेबरिंग के लिए। नेम चेंज मान लो बस। ठीक है ना। ओके। देखो हमको क्या है ऑफसेट, तुम समझ रहे हो ऑफसेट मतलब कितना गैप लेके बढ़ा के आगे करना है, थोड़ा सा समझ रहे हो ना। हम्म। तो वैल्यू हमको घटानी बढ़ानी है तो वो ऑफसेट उसके लिए हो जाएगा नेबरिंग के लिए। अगर सर्विंग की बढ़ानी है तो उसके लिए हिस्टेरिसिस हो जाएगा बस। ठीक है ना। ओके। और कहीं इंटरव्यू कुछ दिए, कॉल वगैरह कुछ आया? कॉल आई थी सर, वो एक ने तो नेक्स्ट वीक का बोला है, और एक दोस्त है हम्म, उसने टीसीएस के लिए बोला है। टीसीएस में थर्ड पार्टी पे है कोई वैकेंसी इधर हम्म, गुड़गांव में, हम्म। तो उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए बोला है। वो तुम बोले गुड़गांव में कि अभी? मेरा तो सर होम लोकेशन है इधर हरियाणा, मतलब गुड़गांव से 50। हम थ्रूपुट का एनालिसिस करेंगे। थ्रूपुट में क्या होता है कि थ्रूपुट कई बार हमारा क्या आता है, कम आता है। तो इंटरव्यू में सीधा सवाल पूछेगा कि आपने कौन कौन से इशू डीबग किए हैं। तो आपको सबसे पहले बताना है कि मैंने थ्रूपुट का इशू डीबग किया है एलटी में, फील्ड में, लाइव नेटवर्क में डीबग किया है। ठीक है। ओके। तो फिर वो पूछेंगे कि आपने क्या क्या डीबग किया है। ठीक है। ठीक है। तो हमको ये पैरामीटर है, कितने 11 पैरामीटर्स है, कितने हैं? 11। ये हमको लाइन से बताने, तोते की तरह याद करके। तो उससे पहले हम इसको समझेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना। तो फिर ठीक है। हमको क्या है, तोता बनने में दिक्कत नहीं होगी। तो तुम्हारा पहला पॉइंट है आरएसआरपी। देखो सबसे पहले तुम बोलोगे कि वी हैव टेस्टेड द थ्रूपुट सिनेरियो इन द लाइव नेटवर्क, एंड फर्स्ट वी वुड स्टार्ट debugging the throughput why it is coming less by checking the RF conditions। क्या चेक करेंगे? आरएफ कंडीशन। RF conditions में सबसे पहला पॉइंट आता है आरएसआरपी का। तो आरएसआरपी का रेंज होता है -44 टू -140 dBm। ठीक है। ओके। ये तब तक याद नहीं होगा जब तक तुम कॉपी में नहीं लिखोगे इसको। ठीक है ना। तो इसको तुम एक बार लिख लेना। ठीक है सर, मैं। आरएसआरपी का रेंज -44 टू -140 dBm। इसका जो अच्छा रेंज है, इट शुड बी एज हाई एज माइनस अबव -90। ठीक है, -90 dBm से हाई होना चाहिए, राइट। ओके। तो अगर इसका मान लो कि अगर आरएसआरपी तुम्हारा 110 120 आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा नेटवर्क पुअर रहेगा और थ्रूपुट यस। भी क्या होगा, तुम्हारा ड्रॉप हो जाएगा, राइट। राइट सर। दूसरा पॉइंट है आरएसआरक्यू का। तो आरएसआरक्यू का जो रेंज, ओवरऑल रेंज है, दैट इज -13 टू -19.5 dB। देखो फर्क समझो, आरएसआरपी का डायमेंशन क्या है, डीबीएम। आरएसआरक्यू क्या है, डीबी। ठीक है। ओके। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीबीएम एंड डीबी? देखो डीबी इज डेसिबल पर मिलीवॉट। ठीक है। ओके। और डीबी सिर्फ डेसिबल है, ये सिर्फ, इसमें पर मिलीवॉट का सीन नहीं है। ठीक है ना। मतलब आर डिफरेंस देखो जो पावर है वो पर मिलीवॉट लेते हैं अपन। ठीक है ना। क्या आरएसआरपी में? हाँ, डीबीएम उसको मिलीवॉट, और डेसिबल स्केल ही होता है, नहीं सर, लॉगरिथमिक स्केल पे होता है ये। इनमें कोई छोटा बड़ा होता है क्या, मतलब ये डीबीएम बड़ा है और ये डीबी नहीं नहीं, ऐसा छोटा है? कुछ नहीं नहीं, ये सब कंपैरिजन नहीं होता इसमें। ओके। तो सेकंड पॉइंट है आरएसआरक्यू का, उसमें हमारा रेंज है -3 टू -19.5। एक अच्छी रेंज होने के लिए इसको होना चाहिए -3 टू -10 के बीच में। आया बात समझ में? ओके। तो ये यहाँ पे नहीं लिखा है, चाहो तुम लिख लेना, बाद में दोबारा सुन के लिख लेना। ठीक है। हाँ ठीक है। अगला आता है तीसरा पॉइंट है ब्लर, ब्लॉक एरर रेट। BL इज रेट। ब्लॉक, E इज एरर, R इज रेट। तो ब्लॉक एरर रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ एररनेस ब्लॉक्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल ट्रांसमिटेड ब्लॉक्स इनटू 100। ठीक है। ओके। तो अगर जो ब्लर की वैल्यू है वो <10% होनी चाहिए, मतलब 10% से ज्यादा हमारे एरर नहीं होनी चाहिए ब्लॉक एरर रेट, अदरवाइज डिकोडिंग प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना। और थ्रूपुट लेस आएगा। अगला है CQI। CQI होता है चैनल क्वालिटी इंडिकेटर। CQI का रेंज होता है 0 to 15। कितना होता है?
0 to 15। तो 0 जनरली इनवैलिड होती है, इसलिए अपन 1 to 15 बोलते हैं, 1 to 15 होता है, ठीक है। अब ओके। CQI का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 से ज्यादा। अच्छी मतलब ऐसा नहीं कि होना ही चाहिए, लेकिन अगर अच्छी RF कंडीशंस में हमको अच्छा थ्रूपुट चाहिए, उसके लिए ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। अगर CQI की वैल्यू लेस देन 10 है, तो उसका मतलब हम समझ सकते हैं कि वो थ्रूपुट कम आ रहा होगा उसका, ठीक है। ठीक है। अगला है तुम्हारा साइनर। साइनर का रेंज होता है 0 to 30, नेगेटिव भी हो सकता है। साइनर क्या होता है? सिग्नल टू इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस नॉइज नॉइज रेशियो, रेशियो। मतलब कितना सिग्नल प्रेजेंट है कंपेयरिंग टू इंटरफेरेंस एंड नॉइज। अगर हमारा सिग्नल 0 है और इंटरफेरेंस नॉइज ज्यादा है, तो उस केस में से साइनर क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। लेकिन साइनर का वैल्यू जनरली होता है 0 to 30 के बीच में, और इसका अच्छा रेंज है ग्रेटर देन 24। गुड RF कंडीशन में इसका वैल्यू ग्रेटर देन 24 होना चाहिए, अच्छा थ्रूपुट आपको क्या करना, अचीव करने के लिए, ठीक है। ओके। अगला आता है रैंक इंडिकेटर। तो रैंक इंडिकेटर का बताया था कि मैं तुमको। और रैंक इंडिकेटर ध्यान नहीं आ रहा सर। रैंक इंडिकेटर का बताया था कितनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लेयर्स काम कर रही हैं। जैसे 2x2 माइमो है। ओके, 2 अ- लेयर काम कर रहे हैं। हाँ, उस केस में 2 लेयर काम कर रही है। RI की वैल्यू क्या है? 2 है। लेकिन अगर RI की वैल्यू 2x2 माइमो 1 है, तो उसका मतलब इंडिपेंडेंट लेयर कितनी? एक ही है। हम्म। कितनी? एक ही है। तो मतलब एक ही तरह का डेटा ट्रांसमिट होगा, राइट। दोनों से सेम तरह का डेटा ट्रांसमिट होगा, ठीक है ना। डाइवर्सिटी वाला। डाइवर्सिटी वाला। हाँ, ये बताया नहीं सर, ये मैंने पहले की वीडियो में ध्यान आ रहा है, वहाँ पे पढ़ा हुआ। अच्छा अच्छा। अभी नहीं। चलो ठीक है, अभी बता दे रहे हैं। बाकी जैसे 4x4 माइमो है और RI की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब 4 इंडिपेंडेंट लेयर्स है। लेकिन TM की वैल्यू 4 और RI की वैल्यू कम है, 2 है या 3 है, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट लेयर्स की वजह कम हो जाएंगी। तो हम्म। RI पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है? थ्रूपुट कर रहा है ना। हाँ। अब देखो, ट्रांसमिशन मोड हमको पता है कि TM2 क्या होता है। TM2 होता है डाइवर्सिटी का, ठीक है। TM1 ठीक। होता है सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, सीसो, ठीक है। 600। TM3-4 का आइडिया है? नहीं सर। ये भी तुमको ट्रांसमिशन मोड। एक सेकेंड ये नोट करना पड़ेगा, TM मोड्स। देखो, TM3 होता है तुम्हारा ओपन लूप माइमो, ठीक है। TM4 होता है क्लोज लूप माइमो, ठीक है। ओके। TM5 होता है मल्टी यूजर माइमो। और TM6 से तुम्हारा क्लोज लूप स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग विद सिंगल ट्रांसमिशन लेयर, रैंक इंडिकेटर 1 बोल रहा है, ठीक है। ओके, नोट तो डाउन कर लेंगे। हाँ, ये तुम्हें नोट डाउन करना है। इसका एग्जैक्ट कहाँ लिखा हुआ है यार? कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही ध्यान रख लो, मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे ध्यान रखते रहो उसको। तो TM1 है तुम्हारा सिंगल सिंगल एंटीना पोर्ट है, पोर्ट 0 के लिए। TM2 ट्रांसमिट डाइवर्सिटी है, ठीक है। TM3 है ओपन लूप। TM4 है क्लोज लूप। TM5 है मल्टी यूजर माइमो। TM6 है क्लोज लूप स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग विद सिंगल ट्रांसमिशन लेयर, RI1, ठीक है। अब TM आता है 7, 8, 9। तो तुम्हारा TM8 है वो 4x4 माइमो है। TM9 है 8x8 माइमो, ठीक है। ठीक है। और TM7 क्या बोल रहा है? इफ द नंबर ऑफ PVC सेंटर पोर्ट इज सिंगल एंटीना पोर्ट पोर्ट अदरवाइज ट्रांसमिट डाइवर्सिटी। तो इसमें दोनों ही पॉसिबल है। TM7 में तुम्हारा TM1 भी पॉसिबल है और TM2 भी पॉसिबल है, ठीक है। देखो, ये अपने को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, तो एज इट इज ये डिफाइंड चीज है, ठीक है ना। तो इसमें हमको और कुछ कर नहीं सकते ज्यादा। है क्या ऐसा ये ट्रांसमिशन मोड मतलब? देखो, ट्रांसमिशन मोड तुम्हारा रहता है कि तुम्हारा एंटीना कितना कितना यूज हो रहा है, ठीक है ना। कैसे यूज हो रहा है, कौन सा मोड में यूज कर रहे हो तुम। ट्रांसमिशन का मोड क्या है? मतलब तुम सिंगल एंटीना यूज कर रहे हो, डबल एंटीना यूज कर रहे हो, ओपन लूप में यूज कर रहे हो, क्लोज लूप में यूज कर रहे हो, डाइवर्सिटी मोड में यूज कर रहे हो, समझ रहे हो ना। ओपन लूप क्या होता है सर? ओपन लूप होता है, दो तरह के लूप होते हैं, एक होता है ओपन लूप, एक होता है क्लोज लूप। ओपन लूप में जनरली कम फीडबैक होता है, क्लोज लूप में ज्यादा फीडबैक होता है, ठीक है ना। आउटपुट को वो वापस से यूज करते हैं? क्लोज लूप में क्या करोगे तुम? आउटपुट को फीडबैक में दोगे इनपुट में, ठीक है। और उसके बेस पे कॉम्पनसेशन होगा सिग्नल में।
लेकिन ये वाली चीजें आगे भी मैं बताऊंगा तुमको डिटेल में, तो चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ठीक ठीक है। अभी जितना जरूरी है उतना जान लो, उसके बाद हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आपको आया सर एक, हाँ। हाँ एक सीट दिखाऊं सर जिसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं प्रोटोकॉल टेस्टिंग के। मेरे को भेज देना उसको, तुम पर्सनली मेरे को भेज हाँ देना। ठीक है। अगला है तुम्हारा माइमो। तो माइमो क्या है, नंबर ऑफ मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, 2x2 4x4। जितना अच्छा माइमो होगा उसका मतलब क्या होगा, स्पीड उतनी अच्छी आएगी हमारे पास, राइट। एक साथ हम उतना ही ज्यादा लेयर्स पे ट्रांसमिशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेंथ मतलब सिग्नल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ट्रांसमिट की। नहीं नहीं, सेम स्ट्रेंथ सिग्नल। ज्यादा नहीं होगी, डेटा ज्यादा भेज सकते हैं। हाँ मतलब 4 एंटीना यूज होंगे उसी तो डाटा को। चार एंटीना से एक साथ हम्म, 4 सिग्नल जा सकते हैं, 2 एंटीना से 2 हम्म, जाएंगे, एक से एक ही जाएगा। हम्म, जैसे मान लो एक से तुम 5 Mbps भेज रहे हो 1 सेकंड में, तो अगले से कितना, 2 से 10 Mbps भेजोगे, हाँ और उससे अगले 4 से 20 Mbps भेज दोगे, राइट। राइट। अब है हमारा कॉम, कि तुम कॉम क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग। कौन सा यूज कर रहे हो, क्यूपीएस के यूज कर रहे हो, 16 कॉम यूज कर रहे हो, 64 कॉम यूज कर रहे हो, क्या फर्क है इन तीनों में। क्यूपीएस के में 2 बिट जाती हैं, 16 में 4 बिट 2 जाते हैं, बिट 60। पर सिंबल, 4 हाँ बिट 2 पर सिंबल, पर सिंबल। 6 बिट पर सिंबल। मतलब पर सिंबल में क्या हो रहा है, बिट्स की क्या बढ़ जा रही है, वैल्यू बढ़ जा रही है। बोल। इसका मतलब डेटा भी बढ़ जा रहा है, इसका मतलब थ्रूपुट भी बढ़ जा रहा है। आई बात समझ में। हम्म। अगला है तुम्हारा एमसीएस एंड टीबीएस। एमसीएस होता है मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग स्कीम, कोडिंग स्कीम। और टीबीएस होता है ट्रांसपोर्ट ब्लॉक साइज। तो तुम्हारा क्या होता है, जैसे कि हमारे पास जो थ्रूपुट आता है पर टीटीआई में आता है, किसमें आता है, एक ट्रांसमिशन टाइम इंटरवल होता है, टीटीआई डिफाइंड रहता है, ठीक है, 1 मिली सेकेंड का। तो ओके। उसमें हम चेक करते हैं कितना थ्रूपुट आ रहा है पर टीटीआई, तुम्हारा थ्रूपुट आता रहता है, टीबीएस आते रहते हैं, नंबर ऑफ अलोकेटेड, ठीक है। तो एमसीएस और इसका टीबीएस का मैपिंग टेबल होता है, मालूम है क्या तुमको। एमसीएस का और टीबीएस का। मैं दिखाता हूँ। देखा हुआ है, बाकी ध्यान नहीं आ रहा। ये देखो, दिख रहा है यहाँ पे। हाँ ये एमसीएस। तो एमसीएस का इंडेक्स है तुम्हारे पास 0 to 31, कितना है। 0 to 31। लेकिन 29 30 और 31 क्या है, रिजर्व्ड है, क्या है। रिजर्व। क्यों ये रिजर्व्ड है, क्यूपीएस के 16,64 के रिट्रांसमिशन के रिजर्व्ड है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इंटरव्यू पूछी गई थी ये बात। के पहली रिजर्व बात तो है। पहला तो ये है कि एमसीएस इंडेक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है भाई, 0 to 31 होती है। और इसके एमसीएस इंडेक्स होता है, उसकी मैपिंग होती है मॉड्यूलेशन ऑर्डर से। मॉड्यूलेशन ऑर्डर क्या होता है, क्यूएम होता है। क्यूएम का मतलब 2 to the power क्यूएम, जो अपन स्कीम निकालते हैं ना क्यूपीएस की है। हम्म। तो बिट से है बेसिकली, कि 2 बिट है कि 4 बिट है 6 बिट है, ठीक है। उसी को हमने मॉड्यूलेशन ऑर्डर ऑर्डर बोल दिया। अगला है टीबीएस इंडेक्स। टीबीएस इंडेक्स दिया है, टीबीएस इंडेक्स के बगल में टेबल दी है, उससे अपन वो निकाल सकते हैं ट्रांसपोर्ट ब्लॉक का साइज क्या है, ये ठीक है। रिजर्व क्यों थी सर, रिजर्व किस लिए है? रिजर्व रहती है रीट्रांसमिशन के लिए। रीट्रांसमिशन किस किस का, क्यूपीएस के लिए, 16 कॉम के लिए और 64 कॉम के लिए। दिख रहा है नीचे 246 लिखा हुआ है। 246। हाँ, तो ये उसके लिए रिजर्व, रीट्रांसमिशन के लिए रिजर्व रहती है। ये वाली बात समझ में आई नहीं, ये वाली टेबल हमको तीनों चीज समझ में आई, कि एमसीएस इंडेक्स टेबल है, इंडेक्स कॉलम है, वन इज मॉड्यूलेशन ऑर्डर, वन इज टीबीएस इंडेक्स। अब टीबीएस इंडेक्स के अलग से एक टेबल होती है, वहां से दोनों के मैपिंग से अपन निकाल सकते हैं कितना साइज है, ठीक है। टीबीएस इंडेक्स फिर वैल्यू की मतलब किस भी आप पे है सर, कैसे? देखो, एमसीएस की वैल्यू 0 to 31 है, हाँ। क्यूएम की वैल्यू 246 हो सकती है, अगर और हम्म। अच्छा है तो और ज्यादा भी हो जाएगी। हम्म। 64 कॉम हो गया, 128 कॉम, जो भी यूज कर रहे हो। अब टीबीएस इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 0 to 26 है, ठीक है। अब हम्म। 0 to 26 में इसमें क्या है, एक दो बीच में रिपीट भी है, 15 रिपीट कर दिया उन्होंने। तो ये ऑलरेडी डिफाइंड टेबल है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसको हमें बस ये पता होना चाहिए कि ये एक मैपिंग अवेलेबल है, जिससे हम ट्रांसपोर्ट ब्लॉक का साइज निकाल सकते हैं, इतनी सी बात है। और तुमसे कोई डिटेल में पूछेगा नहीं टेबल के अंदर, ठीक है ना। ठीक है।
हाँ जी, तो हमको समझ में आया एमसीएस और टीबीएस में एक मैपिंग होती है, तो एमसीएस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी टीबीएस का साइज भी क्या होगा उतना ही ज्यादा ज्यादा होगा, और थ्रूपुट उतना ही क्या होगा ज्यादा। ज्यादा होगा। अगला है रोल ऑफ सीएफआई इन थ्रूपुट। तुम बता सकते हो इसमें के बारे में कुछ? चैनल फॉर्मेट इंडिकेटर, कॉमन फॉर्मेट इंडिकेटर, कंट्रोल क्या फॉर्मेट फॉर्मेट इंडिकेटर। इंडिकेटर? अच्छा, सीएफआई का यूज कहाँ होता है बताओ पहले। सी एफ आई, ये 11112 वही है सर ये? देखो नहीं, सीएफआई का वैल्यू, सीएफआई होता है कंट्रोल फॉर्मेट इंडिकेटर, ठीक है। तो ये हमारा बता, इसकी वैल्यू होती है 1 2 3, कितने होती है? 1 2 3। इसका मतलब कि एक आरबी में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स पीडीसीसीएच के लिए रिजर्व है। आई बात समझ में? ओके सर, ओके, हाँ हाँ। 1 है तो मतलब एक ही कॉलम में होएगा पीडीसीसीएच, हाँ, 2 दो है, है 2 तो है दो तो में होगा, हाँ, 3 है तो 3 में होगा। ये 3 मैंने तीन अटैच में, ठीक। प्रोसीजर में समझाई होगी शायद हाँ तुमको। हाँ 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 हाँ। तो अगर मान के चलो, जैसे क्या होता है 3 कॉलम है, तो इसका मतलब उस आरबी में जो पीडीएससीएच उसको जगह कम मिलेगी हाँ सर। बजाय कि एक वाले के। भाई सीएफआई की वैल्यू सिर्फ एक है, तो हाँ। एक कॉलम पीडीसीसीएच के बचा, फिर बाकी जगह तो पीडीएससीएच के लिए बच रही नहीं बच रही है। हम्म। लेकिन सीएफआई की वैल्यू मैक्सिमम 3 कर दी तुमने, तो पीडीएससीएच की वैल्यू कम हो गई ना। आई बात समझ में? पीडीएससीएच, कुछ चीजें पीडीसी सीएफआई की वैल्यू डिपेंड कर रही है पीडीसीसीएच के लिए। ठीक है सर। पीडीसीसीएच के लिए इतने कॉलम रिजर्व हैं। तो एक केस में मान के चलता हूँ सीएफआई का वैल्यू 1 है, एक ही कॉलम है, बाकी पीडीएससीएच का है, ठीक है। ओके, दूसरा मान दूसरा के चलता हूँ सीएफआई 3 और पीडीसीएच का वैल्यू उससे क्या हो, कम होगा और कम होगा पहले वाले से। उसमें पीडीसी से ज्यादा हो जाएगा। हाँ, ज्यादा आ जाएगा, तो इसके थ्रूपुट किस में ज्यादा होगा फिर? 3 जिसमें वाले में। सीएफआई का वैल्यू कम होगा। ओके, जहाँ पे पीडीएससीएच की वैल्यू ज्यादा होएगी और हाँ पीडीसीसीएच की वैल्यू कम होएगी। हाँ, वहाँ पे थ्रूपुट हमारा ज्यादा होगा। यही रोल है सीएफआई का थ्रूपुट पर। ये एक तरह का इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक है। देखो, ये तो हुए बेसिक आरएफ पैरामीटर्स 11 जो तुमको बताने हैं। अब अगला सवाल तुम्हारे पास आता है लेयर वाइज एनालिसिस का। किसका आता है? लेयर बाय लेयर एनालिसिस। वाइज एनालिसिस, ठीक है। तो लेयर वाइज एनालिसिस में क्या होता है कि तुमको लेयर वाइज बताना पड़ेगा कि फिजिकल लेयर पे ये इशू है, मैक लेयर पे ये इशू है, ठीक है, आरएलसी पीडीसी पे ये इशू आ रहा है। वो देखते उनको हैं अपन। हाँ, उनको सुनना भी यही होता है सर। उनको सुनना भी यही होता है। वेरी गुड। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फाइल लेयर पे क्या आएगा, ठीक है। तो फाइल लेयर पे थ्रूपुट का तुमको देखना है, तो सबसे पहले तुम चेक करोगे कि तुम्हारा ब्लर कितना है। अगर ब्लर तुम्हारा 5 पे ज्यादा है तो थ्रूपुट क्या होगा, कम होगा, ठीक कम। है। ये फाइल लेयर पे तुम कहाँ देखोगे? क्यू एक्सट्रीम में देखो। क्यू एक्सट्रीम को तुमने वीडियो देखा? ना, नहीं देख पाया सर। यार देख लेना उसको। हाँ, आज ही देखूंगा सर, या सुबह उठ के। तो क्यू एक्सडीएम में तुमको कौन से दिखेगा? पीडी LL1 PDSCH विंडो पे दिखेगा। किस पे दिखेगा? LL1। देखो, फिजिकल लेयर के दो पार्ट होते हैं क्यू एक्सडीएम में, ML1 और LL1, ठीक है। ओके सर। हम्म। ML1 होती है तुम्हारी थ्रूपुट विंडो, जहाँ तुमको थ्रूपुट दिखाई देता है। ML1। ML1, ओके। ML1 थ्रूपुट विंडो होती है। LL1 होता है, वहां पे तुमको पीडीएससीएच से रिलेटेड सारे पैरामीटर दिखाई देंगे। पीडीएससीएच से रिलेटेड कौन कौन से पैरामीटर हैं? तुम्हारा सीआरसी फेलियर है। क्या है? CRC सीआरसी पहले। चेक, सीआरसी चेक, सीआरसी होता है, उसमें सीआरसी की वैल्यू होती है पास या फेल। अगर सीआरसी की वैल्यू फेल आ रही है तो ये रीजन है थ्रूपुट ड्रॉप का फिजिकल लेयर पे। दूसरा चीज तुम फिजिकल लेयर पे चेक करोगे ब्लर कितना है, ठीक है। क्या चेक करोगे? ब्लर। ब्लर कितना है। तीसरा तुम चेक करोगे कंटिन्यूअस डीएल ग्रांट आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे मान लो तुम्हारा ई नोड भी बिजी है और वो ग्रांट नहीं दे रहा है, तो उसके इसमें थ्रूपुट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। यस तो सर। तुम चेक करोगे कंटिन्यूअस डीएल ग्रांट आ रही नहीं आ रही फिजिकल लेयर पे। किस पे? फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर। फिर ये भी उधर ही दिखाएगा सर, फिजिकल लेयर में फिजिकल मतलब। जो बातें बोल रहा हूँ फिजिकल लेयर पे, ठीक है। ये फिर ML1 में दिखाएगा। ML1 पे थ्रूपुट दिखाएगा पूरा, थ्रूपुट कितना आ रहा है। ML1 पे तुम थ्रूपुट देख सकते हो नॉर्मल और सीए केस में, ठीक है। ओके सर। तो अभी तुम जब मान लो सर, ये जैसे लॉग्स देखने हैं मैंने, कंटिन्यूस डीएल ग्रांट आ रही है नहीं आ रही है? ये तुम LL1 5 विंडो पे देखोगे, LL1 फिजिकल लेयर विंडो पे, ठीक है। ठीक है। LL1 PDSCH विंडो लिख लो,
एक सेकंड रुको जरा, एक सेकंड रुको। हाँ भैया, तो फिजिकल लेयर पे क्या क्या देखा हमने अभी तक? हमने ब्लर देखा था। ब्लर ब्लर देखा, सीआरसी देखा। ये सीआरसी देखा है। तीसरा अपन देखेंगे कि कंटिन्यूअस डीएल ग्रांट आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। ठीक है। चौथा देखेंगे हाई एमसीएस और नंबर ऑफ आरबीज एलोकेटेड सिंक में है कि नहीं, ठीक है। ठीक है। एमसीएस और नंबर ऑफ आरबीज, जैसे 1.4 मेगाहर्ट्ज उसके लिए आरबीज कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 6 होनी चाहिए। हम्म 10 मेगाहर्ट्ज के लिए कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। हम्म अगर हम हाई एमसीएस रिपोर्ट कर रहे हैं, हाई एमसीएस, एमसीएस की रेंज क्या है? 1 to 31। एमसीएस की वैल्यू मान लो 25 है, तो उसके अकॉर्डिंग हाई नंबर ऑफ आरबीज मैक्सिमम अलोकेट हो रहे हैं या कम अलोकेट हो रहे हैं, ठीक है। ओके, जैसे मान लो 1.4 है तो 6 हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? हाँ, 6 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, कितने हाँ। अलोकेट हो रहे हैं नेटवर्क से, ठीक है ना। ओके। ये अपन चेक करेंगे फिजिकल लेयर पे। किस पे चेक करेंगे? फिजिकल लेयर पे। अब बात आती है मैक लेयर पे। किस पे? मैक लेयर। मैक लेयर पे तुम चेक करोगे पैडिंग कितना है। क्या कितना है? पैडिंग। देखो पैडिंग क्या होता है कि जब जैसे जितना, मान लो एक बफर है हमारा मैक बफर, तो उसमें नंबर कुछ ऑफ जीरो बिट। हाँ, जीरो बिट ही बोल सकते हो। तो कुछ डेटा है, बाकी जो बचा हुआ स्पेस खाली है, तो उसमें पैडिंग आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से मैं मान लूं कि डेटा बहुत कम है, तो पैडिंग का साइज ज्यादा होगा, राइट। हम्म तो अगर मैक लेयर पे पैडिंग ज्यादा है, इसका मतलब थ्रूपुट कम होगा, क्योंकि डेटा नहीं है, सिर्फ पैडिंग ही पैडिंग जा रहा है। और ये पैडिंग असाइन कौन इनोड भी करता है? हाँ, पैडिंग असाइन कौन करता है? वेट, अब पैडिंग जो असाइन होती है मैक लेयर पे होती है, ये देखना पड़ेगा कि इनोड भी के मैक लेयर पे होती है कि यूई के मैक लेयर पे होती है। तो मेरे हिसाब से इनोड पे ही होना चाहिए, क्योंकि पैडिंग में क्या होता है कि डेटा नहीं है तो वहीं से पैडिंग अटैच होके हाँ, आती है। डेटा उधर से आ रहा होगा। हाँ, और पैडिंग इंडिकेट क्या करती है कि नेटवर्क के पास डेटा नहीं है, लेकिन वो ओके, ये भेज तो रहा है, लेकिन डेटा नहीं है, पैडिंग आ रही है। तो ये मैक लेयर पे डीबगिंग करेंगे अपन, ठीक है। मतलब ये इनोड भी पे यूटिलाइजेशन है और उसकी वजह से वो डेटा नहीं दे रही यूजर को, हाँ, और उसकी जगह पे पैडिंग बिट डाल के दे रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसका ऐसा होगा कि यू डेटा नहीं है वो। ओके, नहीं तो ये कंडीशन आएगी क्यों सर? कब कब आएगी, क्यों आएगी? कब आएगी, क्यों आएगी, इसमें इसका एग्जैक्टली तो नहीं है आंसर कुछ, बाकी हाँ इतना ही है इसका फिलहाल जो डीबगिंग में मिला है मेरे को, कि अगर नेटवर्क के पास डेटा ही भेजने को नहीं है तो पैडिंग भेज देगा वो। अब ऐसी सिचुएशन कब आएगी उसके विषय में फिर और सोचना पड़ेगा, समझ रहे हो। ओके सर। पर तुम इतना बता दोगे तो काम चल जाएगा इंटरनेट, देखो इतना ही बता दोगे तो जो हम समझा रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। पता नहीं सर, मतलब क्या होएगा? देखो तुम भरोसा रख के पढ़ाई करोगे तो तुम निकल हम्म, जाओगे, सीधी बात हम तुमको बता रहे हैं। और तुम्हारे मन में डाउट रहेगा तो फिर हम क्या बताएं, बताओ फिर। देखो हमारे हमसे जितना हो पा रहा है हम उतना कर दे रहे हैं तुम्हारे लोगों के लिए, समझ रहे हो। हम्म, हम कोई कसर नहीं, हम देखो हम चाहते हैं कि तुम लोगों को हो जाए, इसलिए हम पूरी तरह से पीछे लगे हैं तुम लोगों के। और जहां से भी खोद खोद के डेटा मिल रहा है सारा लेके आ रहे हैं। देखो फिजिकल लेयर समझ में आया, मैक लेयर समझ में आया, तीसरा है आरएलसी। क्या है? मैक में सिर्फ ये पैडिंग ही देखेंगे सर? सिर्फ पैडिंग का बताना है मैक लेयर। ठीक है। ठीक है, थर्ड बताना है तुमको आरएलसी का। किसके बताना है? आरएलसी। तो आरएलसी का तुमको बताना है कि आरएलसी पे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिट्रांसमिशन रीच तो नहीं हो गए, क्या नहीं हो गए? मैक्सिमम नंबर ऑफ रिट्रांसमिशन रीच।
नीचे। और आरएलएफ की कंडीशन वो तो नहीं है ना। आरएलएफ की कंडीशन में भी वही रीजन होता है, ठीक है। और हम्म। दूसरा है कि रीट्रांसमिशन भी डिस्कार्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मान ओके। लो तुम रीट्रांसमिट तो कर रहे हो, लेकिन रीट्रांसमिशन में क्या हो रहा है, डिस्कार्ड हो जा रहा है तुम्हारे, ठीक है ना। हम्म। तो वो भी तुम्हारा एक रीजन होता है किसका, कम थ्रूपुट का। तो ये तुम ये 3 लेयर का डीबगिंग बताओगे, वो सारे पैरामीटर बताओगे, तुमको खुश हो जाएगा बिल्कुल एक इशू पे। तो आई बात समझ में। ओके सर। और इन पे कहाँ फिल्टर लगाएंगे सर, मैक लेयर पे? तुम क्या कर सकते हो, वायर शार्क में जाओगे तो वहां ओके, पे तुम इनोड पे ये सारे इनोड भी की तरफ देखने पड़ेंगे? नहीं नहीं, ये तुम यूई की तरफ देख सकते हो, यूई की तरफ देखोगे कि इनोड की तरफ क्यों देखोगे। तो सर इनोड भी पे क्यूएसडीएम पे नहीं दिखेंगे? यार इनोड भी टेस्टिंग तो मैं नहीं किया क्यूएक्सडीएम को लेके, इनोड भी क्यूएक्सडीएम नहीं चलता होगा मेरे हिसाब से ना तो। हाँ सर, इनोड भी साइड तो वाईएसआर को होता है। हाँ, वायर तो शार्क यूई साइड भी चलता है, ओके। ठीक है ना। तो वायर शार्क क्या है कि दोनों के लिए है, वायर शार्क क्यूएक्सडीएम दोनों के लिए है। अब तुम पर्टिकुलर लेयर वाला फिल्टर देखो, लेयर वाला फिल्टर क्यूएक्सडीएम में भी लग जाता है और वायर शार्क में लग जाता है। तो हम्म। तुम फाई का फिल्टर लगा सकते हो पर्टिकुलर लेयर का। तुम क्यूएक्सडीएम वाली विंडो देखोगे तुमको समझ में आ जाएगा, उसमें फिल्टरिंग बता रखी है, फाइव लेयर का फिल्टर कैसे लगेगा, ठीक है ना, मैक लेयर कैसे हाँ लगेगा, नेस का कैसे, आरआरसी कैसे लगेगा, ठीक है ना। एक बार वो वीडियो जरूर देखना तुम। हाँ, ये तो नहीं देखी, लेकिन सर क्यूएसडीएम से रिलेटेड वीडियो तो देखी है मैंने। हम्म। जैसे वो साइड में लेयर बन के आ जाते हैं, नीचे 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 ऐसे करके। हाँ, तो वहां अपन क्या है, हाँ। फिल्टर लगा सकते हैं अपन। और बाकी जो मैसेज हमको ओटा मैसेज में आते हैं ना, हम्म। वहां पे भी हम 1 बाय 1 मैसेज पे अगर क्लिक करेंगे तो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा सारा, ठीक है ना। ठीक है सर। जैसे कोई फाइल लेयर का मैसेज आ रहा है तो उस पर क्लिक करोगे तो पूरा नीचे दिखाएगा, उसमें अलग अलग कलर से मैसेज आते हैं, ठीक है। अगला अपन डिस्कस करते हैं आरएलएफ का, किसका डिस्कस करेंगे। आरएलएफ। तो आरएलएफ सर बेसिकली, इसमें सर वन क्वेश्चन, मतलब ये मान लो लैब टेस्टिंग का पूछेगा थ्रूपुट में, उसने लैब टेस्टिंग पूछ ली। तुम मना कर देना, मैंने लैब टेस्टिंग की नहीं है। ओके, तो प्रोटोकॉल टेस्टिंग में मतलब क्या बताएंगे, लाइव टेस्टिंग बताएं? हाँ, लाइव टेस्टिंग की है मैंने। ओके। या प्रोटोकॉल टेस्टिंग हाँ, तुम फील्ड में भी तो कर सकते हो ना, लाइव नेटवर्क जरूरी थोड़ी तुम लैब में ही करोगे सारा। पता नहीं है ना सर क्या क्या होता है, मतलब जैसे मैं हाँ, ये मैं बोलूँ तुमको कि बता चलो रहा हूँ ना, इसीलिए तो बता रहा हूँ मैं तुमको, तुम उसको बोलोगे हाँ लाइव फील्ड। नेटवर्क पे की हमने। ओके, फील्ड फील्ड में कैसे करेंगे सर? फील्ड में तुम क्या करोगे, डिवाइस कनेक्ट करोगे अपना लैपटॉप से, और उस डिवाइस को कनेक्ट करोगे क्यूएक्सडीएम से। देखो ओके। तुमको तुमको इंट्रोडक्शन में क्या बताना है, प्रोजेक्ट में बता दूं हम्म। कि आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, इन दिस हम्म। प्रोटोकॉल टेस्टिंग डोमेन, and I have worked on functional and KPI testing scenarios. This part of functional testing covers different scenarios like attach procedure, cell selection, reselection, handovers, carrier aggregation, CSFP scenario, throughput debugging, measurement reporting, and along with that, we have analyzed different issues also. For that, we have used QXDM tool for debugging purpose. ठीक है। ठीक है सर। इस तरह से बोलोगे, तुम्हें वही टॉपिक बोलने हैं जो तुमको आते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। तुम ऐसी कोई बात नहीं बोलोगे जो तुमको नहीं आती है, वहां तुम फंसने के चांसेस रहेंगे। ये बोलना ओके। है कि आई हैव वर्कड इन द लाइव नेटवर्क कंडीशंस एंड वेयर आई हैव टेस्टेड these सिनेरियोज एंड वी हैव यूज्ड QXDM टूल फॉर डीबगिंग पर्पस। आई बात समझ में। ओके सर, ये मान लो जैसे कल ही पूछा सर, इक्विपमेंट कौन कौन सी यूज कर रहे हो टेस्टिंग में? अगर तुम उसको बोलोगे तुमने लैब में काम किया है तो फंस जाओगे, इसलिए तुम उसको बोलोगे कि हमने फील्ड में काम किया है, QXDM वायरशार्क यूज किया है, सिंपल। ओके हाँ, क्यूएसडीएम वैसा। ये पता नहीं था ना सर, मतलब फील्ड में भी ये प्रोटोकॉल टेस्ट अभी जैसे हाँ यही बोलेंगे कि ये लाइव नेटवर्क से कनेक्टेड है। हाँ, लाइव तो नेटवर्क में टेस्टिंग करते थे हम लोग, प्रोटोकॉल टेस्टिंग, बात खत्म हो गई, ओके। ठीक है ना। करेंट चले आगे। चलो। अगला दूसरा इशू हम बताएंगे रेडियो लिंक फेलियर का। रेडियो लिंक फेलियर किस किस केस में हो सकता है, पहला है कॉल ड्रॉप के केस में होगा तुम्हारा रेडियो लिंक फेलियर, ठीक है।
रेडियो लिंक फेलियर के बाद होता क्या है, आरआरसी कनेक्शन रीएस्टैब्लिशमेंट होता है, क्या होता है, RRC कनेक्शन रीएस्टैब्लिशमेंट। ठीक है ना। तो रेडियो लिंक फेलियर जैसे कॉल ड्रॉप हो गया, हैंडओवर फेलियर हो गया, वहां भी आरएलएफ हो सकता है तुम्हारा। तो आरएलएफ का एक रीजन तो मैंने तुमको बताया था कि वो एन एन 310 एन 311 वाला होता है। टाइमर। तो देखो क्या होता है रेडियो लिंक फेलियर में, होता क्या है कि एक तुम्हारा फाइल लेयर है, एक तुम्हारा आरआरसी लेयर, ठीक है। ठीक है सर। तो वहां से N310 जाता है तुम्हारा, तुम्हारा फाइल लेयर से जाता है इंडिकेशन आरआरसी लेयर को। N310 को N310 N310 क्या है, ओके। N310 ये होता है आउट ऑफ सिंक इंडिकेशन। क्या होता है, आउट ऑफ सिंक इंडिकेटर। आउट ऑफ सिंक इंडिकेशन। आउट ऑफ सिंक इंडिकेशन क्या होता है कि अगर कंटिन्यूअस 20 सिस्टम फ्रेम्स के लिए तुम्हारा यूई अगर डेटा डिकोड नहीं कर पा रहा है तो वो N310 भेजता है इंडिकेशन। किसको भेजता है, फाइल लेयर को नहीं, उसको RRC आरआरसी लेयर को। लेयर को। किससे भेजता है, फाइल लेयर से। फाइल लेयर से। तो क्या हो जाता है, आरएलएफ का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, RLF टाइमर स्टार्ट। आरएलएफ टाइमर का नाम है T310। क्या है, T310। T310। अगर लेकिन क्या होता है, अगर यूई इनसिंक में आ गया, अगर इनसिंक इंडिकेशन आ गया, टाइमर चल रहा है उस टाइम पे, तो N311 होता है इनसिंक इंडिकेशन। क्या होता है, इन सिंक इंडिकेटर इंडिकेशन। इनसिंक इंडिकेशन का मतलब है कंटिन्यूअस 10 सिस्टम फ्रेम्स के लिए यूई इज एबल टू डिकोड द डेटा। आगे बात समझ में। ओके सर, अगर कुछ 20 के लिए डिकोड नहीं कर लिख रहे पा हो रहा क्या है, सर? कुछ राइट डाउन कर रहे हो क्या सर? नहीं नहीं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं तुमको वैसे ही बता रहा हूँ आज। ओके ओके। तो बस तुम सुनो अच्छे से, ठीक है। ठीक है। तो मेरे पास आज पैड और वो पेन नहीं है आज, थोड़ा सा। ठीक है I'll सर। arrange it by tomorrow, हाँ। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आज अरविंद भी नहीं है तो विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे, कल देखते ठीक। हैं ना। तो इसमें क्या है कि दो चीजें हैं, N310 N311 है। N310 है आउट ऑफ सिंक इंडिकेशन, N311 है इन सिंक इन सिंक इंडिकेशन। इंडिकेटर ओके। और ये 10 सब फ्रेम अगर डिकोड हो गए तो इन उसके बाद सिंक है, आउट ऑफ सिंक के लिए 20 सब फ्रेम्स 20। रिकॉर्ड नहीं हुए, ठीक है ना, सिस्टम ठीक है सर। फ्रेम्स। तो ये डेफिनेशन है आउट सिंक इन सिंक की। अगर 20 सिस्टम फ्रेम डिकोड नहीं कर पाया तो आउट ऑफ सिंक इंडिकेशन N310 भेज देगा आरआरसी को। आरआरसी क्या करेगा, T310 टाइमर आरएलएफ टाइमर स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ठीक है सर। आरएल जैसे मान लो तुम्हारा आरएलएफ टाइमर एक्सपायर हो गया और उसको कुछ भी नहीं मिला, उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट रिकवरी टाइमर चलता है। क्या चलता है, नेक्स्ट रिकवरी टाइम। अगर उसमें भी नेक्स्ट रिकवरी टाइमर में कुछ नहीं मिलता उसके बाद वो आउट ऑफ सर्विस में जाता है, ये ध्यान रखना। ओके, पहले इधर से ये RLF होएगा। पहले आरएलएफ मतलब होगा, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद फिर आरएलएफ टाइमर एक्सपायर होगा। उसको हाँ मान लो एक। कोई उसका आरआरसी कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हुआ, हम्म। फिर वो क्या करेगा, पीएलएमएन को ट्राई करेगा एनएस में जाके, नेस रिकवरी टाइमर में पीएलएमएन को वापस ट्राई करेगा, कोशिश करेगा नेस लेयर पे वापस से सिंक करने का। अगर नेस रिकवरी टाइमर भी एक्सपायर हो गया तो फिर आउट ऑफ सर्विस चला जाएगा, उसको कोई सेल नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। ठीक है। ये प्रोसेस होता है। अब है तुम्हारा आरएलएफ किस किस, पहला रीजन तो ये हुआ आउट ऑफ इन सिंक इंडिकेशन, आई बात समझने वाला, आरएलएफ उसकी वजह से होगा, ठीक है। ठीक है। वो टाइमर एक्सपायर हो आरएलएफ हो जाएगा। अब क्या है, दूसरा क्या है यहाँ पे रीजन, देखो पहला लाइन पढ़ो, इफ देयर इज एन आरएलएफ वाज देयर एन आरआरसी सिग्नलिंग वैलिडेशन फेलियर। अगर आरआरसी का सिग्नलिंग वैलिडेशन फेलियर हो गया उस केस में भी क्या होता है, RLF। आरएलएफ हो जाएगा, ठीक है। आरआरसी को वैलिडेट तुम कर ही नहीं पा रहे हो तो उस केस में आरएलएफ हो जाएगा। तो ब्लर तुमको बता ही दिया, इन सिंक आउट इन सिंक होता है। हाँ अगला है तुम्हारा आरएलसी। आरएलसी पे तुम क्या चेक करोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिट्रांसमिशन रीच में नहीं हुए, जो कि हमने थ्रूपुट में डिस्कस किया था, ठीक है ना। कैसे कौन से वाला है सर ये? नीचे नीचे सेकंड वाला ये देखो, ब्लर है। if ओके। a high blur in the UL is causing maximum number of retransmission check the following, ठीक है। तो तुम्हें ये देखना है आरएलसी पे तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ रिट्रांसमिशन रीच हो गए तो, रीच तो नहीं हो गए, ठीक है ना। ठीक है, ये 20 होते हैं सर रिट्रांसमिशन। आरएलसी पे हाँ 20 होते हैं शायद, एग्जैक्ट मेरे को देखना पड़ेगा कितने होते हैं। ये पुरानी वीडियो पर ने डिस्कस किया था क्या ऐसा कुछ आरएलसी का 20 का, नहीं सर। वो बफर साइज होता है उसमें देखना पड़ेगा कितना होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नोट करके मेरे को बताना। तो तुम्हारे पुराने क्वेश्चंस के भी आंसर मुझे ढूंढने हैं, मैं भूल गया था। पीछे सारे पड़े हैं सर वो।
उनको भेजते रहो, मेरे को याद दिलाते रहो, ठीक है ना। अगला है तुम्हारा, इफ सिप रीड टाइमर हैज एक्सपायर्ड चेक द सिप डिकोड फेलियर। देखो सिप डिकोड फेलियर हो गया तो भी तुम्हारा आरएलएफ हो सकता है, ठीक है ना। ओके, सिप 1 ही डिकोड नहीं हुई तो मतलब हाँ सारे बाकी सिप भी डिकोड नहीं तो होंगे फिर। हाँ सही बात, जैसे सिप रीड टाइमर चलता है, एक्चुअली एक सिप रीड टाइमर होता है, तो उसकी वैल्यू कुछ 320 मिली सेकंड या कुछ भी हो सकती है। हम्म। तो सिप रीड टाइमर अगर एक्सपायर हो गया और सिप रीड नहीं कर पाई उसकी लेयर, ठीक है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आरएलएफ हो जाएगा। और आरएलएफ हो सकता है ड्यू टू मैक्सिमम रैच अटेम्प्ट की वजह से भी। चेक द रैच, रैच फेल हो गया तो भी आरएलएफ हो सकता है। आई बात समझ में। ओके। तो मैं तुमको चार चीजें बताई यहाँ पे। पहला इनसिंक आउटसिंक, दूसरा आरआरसी वैलिडेशन फेलियर, तीसरा आरएलसी मैक्सिमम और रिट्रांसमिशन रीच हो गए, और चौथा पांचवा सिप, चौथा सिप सिप सिबरी टाइमर, और पांचवा है आरएलएफ वाला रैच की वजह से। रैच वाला, रैच अटेम्प्ट। ठीक है ना। अगर तुम ये पांच चीजें उसको बता दोगे एग्जाम, क्या बोलते हैं, इंटरव्यूअर को, तो वो तुमसे खुश हो जाएगा कि भैया इस बंदे को सच में कुछ आता है। ये डायग्राम बताया था मैंने तुमको, नहीं बताया। नहीं बताया। तो ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पीआरबी तुमको लेफ्ट में कितने दिख रहे हैं। 6। तो कौन सी बैंडविड्थ है इसकी। ये 1.54। 1.4 है, ठीक है। अब देखो सब फ्रेम, देखो सब फ्रेम 0 to 9 है, मतलब एक फ्रेम का स्ट्रक्चर दिया है हमको, ठीक है। हम्म। अब तुमको आरबीज दिख रहे हैं ना, आरबीज कितने, पीआरबी है, पीआरबी में 2 आरबी होते हैं, राइट। हाँ। एक पीआरबी में। यस। अब देखो इसमें क्या है कि अब तुमको सबसे लेफ्ट में जो तुमको एक आरबी की स्लॉट जीरो की बात करते हैं, ठीक है, स्लॉट की जीरो की बात कर रहा हूँ। तो स्लॉट जीरो में तुमको लेफ्ट में कौन सा कलर दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है, हल्का ब्राउन। हाँ, ये येलो येलो है ये वाला। हाँ ये वाला जिस पे मैं हूँ अभी। हाँ। तो ये तुम्हारा दिखा रहा है पीडीसीसी, देख रहे हो यहाँ पे। हाँ, पीडीसी। मतलब ये सीएफआई है, राइट। हाँ, सीएफआई है। सीएफआई की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 2 3। यहाँ पे कितने ब्लॉक रिजर्व हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 हैं। ये दो। हाँ, दो तो है। मतलब इस केस में सीएफआई की वैल्यू 2 है, 2 है। राइट। कहाँ गया, इसको बड़ा कर दूं कि स्क्रीन पर, रुको। अभी सही दिख रहा है। हाँ। अब देखो तुमको पीडीसीसीएच पता चल गया। अब पीडीसीसीएच के अलावा ब्लू कलर दिख रहा है इसी लाइन में। हाँ, बीच बीच में से। हाँ। तो ब्लू जो कलर है। तुमको बता रहा है पीसीएफआईसीएच के बारे में। ये लोकेशन है, ये तुमको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये पीपीटी में तुमको भेज दूंगा। पीसीएफआईसीएच का लोकेशन पता चला तुमको। ओके, और यहाँ पे डीसीआई आ रही है सर, पीडीसी के थ्रू। नहीं नहीं नहीं, पीडी डीसीआई होती है पीडीसीसीएच पे तुम्हारा। ये पीसीएफआईसीएच तुमको सीएफआई बताता है। नहीं सर, जो आप बता रहे हो ये मतलब पीडीसीसी है, पीडीएससीएच है ये। जो मैं बता रहा हूँ पीडीसीसीएच है। तो पीडी इसमें डी ये डीसीआई, ये डीसीआई भी तो आएगी ना सर इसमें। हाँ पीडीसीसीएच पे डीसीआई आएगी, लेकिन जो पीसीएफआईसीएच है उस पे सीएफआई का वैल्यू आएगा ना। हाँ, इसी के अंदर मतलब पीडीसीसी में एक पीसीआई ये भी आएगी। हाँ हाँ हाँ, डीसीआई आएगी, ठीक है। और जो ब्लैक ब्लैक तुमको दिख रहा है वो रेफरेंस सिग्नल है, क्या है वो। रेफरेंस सिग्नल। नीचे से रेड बना रखा है पर गलत बना रखा है क्योंकि ब्लैक है वो, ठीक है। अब देखो इसमें तुमको इसके अलावा तुमको पिंक कलर दिखाई दे रहा है, राइट, पहले हाँ। उसमें। हाँ, पिंक दिखाई दे पिंक रहा है। कलर है पीएचआईसीएच के लिए। तो तुम्हारा ओके। जो पहला पहला जो होता है ना इसमें, इनिशियल वाला, हम्म। इनिशियल सब फ्रेम का जो इनिशियल 2 3 होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें सारी हर सब फ्रेम में रिपीट होती है इन्फॉर्मेशन। इसमें तुम्हारा पीडीसीसीएच भी है, पीसीएफआईसीएच भी है, पीएचआईसीएच भी है, ठीक है ना। ये तीनों इन्फॉर्मेशन रहती है इसमें, और रेफरेंस सिग्नल भी रहता है। 4 इन्फॉर्मेशन होगी, राइट। हम्म। क्या क्या बताया। पीएचआई, ये पीसीएफआईसीएच, हम्म और ये फिर पीडीसीसीएच, हम्म रेफरेंस सिग्नल, हम्म और ये पीएचआईसीएच। ब्लू। हाँ, पीएचआईसीएच। 4 इन्फॉर्मेशन होती, ठीक है। अब देखो स्लॉट जीरो के लास्ट लास्ट में देखो ग्रीन है। स्लॉट जीरो में लास्ट में ग्रीन है। लास्ट में ग्रीन, स्लॉट जीरो में, हाँ। वो है तुम्हारा प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, ठीक है। पीएसएस के। और येलो है वो है एसएसएस, ठीक है। हाँ, लास्ट ओबीडीएम सिंबल तो पीएसएस हो गया। हाँ तो एफडीडी फ्रेम की बात हाँ, करूँ, स्लॉट जीरो और स्लॉट 5। स्लॉट नहीं, 5 नहीं, 10 सब 10। फ्रेम 5। हाँ, 5 सब सब फ्रेम 5, और 0 और 10 सही जीरो है 10 स्लॉट। में।
तो 10 में स्लॉट तुम देख रहे हो दोनों कलर दिख रहे हैं तुमको, ग्रीन भी दिख रहा है और येलो भी दिख रहा है, राइट? 10 कौन सा है सर? सबफ्रेम 5 में जाओ। ओके, सब फ्रेम 5, हाँ आ गया। स्लॉट, हाँ, एक तो ग्रीन दिख रहा है और ये ब्लैक दिख रहा है ये। यहाँ दिख रहा है तुमको ये वाला, हाँ। तो ये वाला है तुमको। ठीक है, पीएसएस के ऊपर 5 ब्लॉक है, नीचे 5 ये रिजर्व रहते हैं तुम्हारे, ठीक ओके है ना? ओके, ये 62 सब कैरियर हो गए बीच हाँ वाले। 62 सब कैरियर होगा, आई बात समझ में? हम्म, तो ये तुम्हारा जो इनिशियल के तुमको ये डब्बा दिख रहा है ना, ब्राउन ब्राउन, ये ब्राउन, फिर ये ब्राउन, फिर ब्राउन, ये हम्म, हर सब फ्रेम लेवल पर रिपीट हो रहा है, ठीक है ना? ये है और जो क्या सर? पीएसएस एसएस है वो तुम्हारा रिपीट हो रहा है सिर्फ 0 10 पे। 0 10 पे। अब देखो यहाँ पे ब्लू दिख रहा है तुमको, स्काई ब्लू कलर ये वाला, हाँ सर। स्लॉट 1 में, ये है तुम्हारा पीबीसीएच। क्या है? PBCCH। पीबीसीएच। अब पीबीसीएच का तुमको कोई साइज पूछे तुम बता सकते हो? PBCH साइज नहीं आ रहा ध्यान सर। इस पे अच्छा, पेजिंग आती है ना सर? पीबीसीएच पे पेजिंग आएगी, बताओ क्या आएगा? पीबीसीएच पे थोड़ी आती है पेजिंग यार। अच्छा नहीं, इस पे तो मीबा। हाँ मेब आएगा ना इस पे। मीब पे 6 PRB का होता है सर ये। हाँ, तो ये देखो तुम्हारा, एक बार इसमें देखो, स्लॉट 1 में तुम देख रहे हो ना, तो हाँ, कितने कॉलम दिख रहे हैं तुमको यहाँ पे? चार चार है सर ये। 4 कॉलम है। नीचे, यहाँ ऊपर से नीचे कितनी लाइनें, सब कैरी कितने हो गए? 72। 72। 72 इंटू 4 करो, कितना आया? 288। 288। अब देखो तुम्हारे पीआरबीज कितने, 1 2 3 4 5 6 पीआरबीज हैं। हम्म एक पीआरबी में कितने रेफरेंस सिग्नल दिख रहे हैं तुमको? दो 8। दो 6, हाँ ये 8 हो गए। 8 हो गए, तो 6 में हम्म कितने